वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट में केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था का पार्ट 1 बनाया था, आज मैं उसी पार्ट के सेकंड पार्ट को बनाने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। यदि आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे से 10 रुपीज़ पे करें। ये मेरा फ़ोन पे अकाउंट है और आपको नोट्स व्हाट्सअप फेसबुक के किसी मैनेजर पर भेज दिए जाएंगे। ओके, नोट्स बेहतर होते हैं क्योंकि नोट्स से आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो केवल समझाने के लिए बनाई गई है, आप वीडियो से समझ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर चलता हूं। उस वीडियो में मैंने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा समझा था वो था हमारे पास क्रिस्टलीय। आज नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार। मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूं। पहला जो है इसका आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस की क्या खास बात होती है? इसके जो अवयवी कण होते हैं वे आयनों से मिलकर बने होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, NaCl। ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है। जो भी यौगिक आयनों से मिलकर बना होगा उसको हम आयनिक ठोस कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। NaCl इसका एग्जाम्पल होगा, KBr इसका एग्जाम्पल होगा, NaOH इसका एग्जाम्पल होगा, CaF2 इसका एग्जाम्पल होगा, MgO इसका एग्जाम्पल होगा, CaCl2 इसका एग्जाम्पल होगा। क्योंकि ये सारे के सारे आयनों से मिलकर बने होते हैं। ओके, इनमें केवल आयन उपस्थित होते हैं। धनायन और ऋणायन की प्रबल है ना। धनायन यानी जैसे कि मान लो NaCl लेते हैं तो NaCl को अगर हम तोड़ते हैं तो एक तो बनेगा Na+, दूसरा बनेगा Cl-। ये भी एक धनायन है कि हमारे पास ऋणायन है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये प्रबल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे हैं। यानी कि आयनिक ठोस की एक खास बात होती है कि किसके धनायन और ऋणायन हमेशा विद्युत बल के द्वारा जुड़े होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये हमेशा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर इनकी ठोस अवस्था हो और एक होती है गलित अवस्था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और कंपटीशन के टॉपिक में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि आयनिक ठोस यानी आयनिक ठोस अगर ठोस अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और अगर गलित अवस्था में होते हैं तो ये सुचालक होते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहले बोल देते हैं कि आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि गलित अवस्था में ये सुचालक होते हैं। क्यों? तो आपका आंसर होगा, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तब इनमें कोई भी मुक्त आयन नहीं होता। मुक्त आयन नहीं। जबकि ये गलित अवस्था में क्या होते हैं? गलित अवस्था में आयन तोड़ देते हैं और इनके अंदर क्या हो जाता है? मुक्त आयन उपस्थित हो जाते हैं। तो बात समझ में आई नहीं कि नहीं? यानी आपका क्वेश्चन क्या होगा? आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? तो आपका आंसर होगा, ठोस अवस्था में कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास मुक्त आयन नहीं होते हैं। गलित अवस्था में ये आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए इनमें आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे चलते हैं सहसंयोजक ठोस पर। सहसंयोजक ठोस, इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? नेटवर्क ठोस। याद रखना, इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। ये ठोस उदासीन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उदासीन परमाणु जैसे कि कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, यानी उदासीन यानी इनके पर ना तो प्लस का आवेश होगा और ना ही माइनस का आवेश होगा। ये हमेशा उदासीन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और इनकी खास बात यह है कि उपसहसंयोजन यौगिक से जुड़े होंगे। कैसे यौगिक से जुड़े होंगे? उपसहसंयोजक आबंध से जुड़े होंगे। और जितने भी यौगिक होंगे वे उनके यौगिक क्या होंगे? उपसहसंयोजक यौगिक होंगे। यानी इनके मध्य हमेशा उपसहसंयोजक यौगिक की अगर आबंध की बात करते हैं तो हमेशा क्या होगी? साझेदारी होगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 3 ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा होता है? आयनिक आबंध। आयनिक मैंने पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास क्या होगा? सहसंयोजक, यानी दूसरा हमारे पास यानी साझेदारी होगी। एक हो उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक में एक ही पार्टनर साझेदारी करते हैं। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रेफाइट। दूसरा क्या होगा? डायमंड। और उसके बाद हमारे पास है ना कोयला, ये सब इसके कार्बन वगैरह ये सहसंयोजक ठोस के अच्छे क्या है? एग्जाम्पल हैं। अब देखो, आपको बताऊं मैं, इसमें से भी एक अच्छा क्वेश्चन निकलता है। वो क्या क्वेश्चन है? ग्रेफाइट और
अदर पार्ट के बीच में। ग्रेफाइट की अलग प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये सुचालक होता है, ग्रेफाइट एक क्या होता है, सुचालक होता है, एक ये अच्छा लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट का मतलब स्नेहक। देखो ग्रेफाइट एक अच्छा सुचालक यानी विद्युत का चालक होता है, और स्नेहक यानी है ना, ये है ना ग्रीस की तरह, जिस तरह ऑयल की तरह यानी ग्रीस की तरह पार्ट्स में, इंजन के पार्ट्स में यूज किया जाता है। तो इसका कारण पूछते हैं क्यों। अगर क्वेश्चन बनाते, क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायमंड, कार्बन, बकमिंस्टर, फुलरीन, ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, जबकि ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपर रूप है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक और स्नेहक होता है, बाकी के नहीं। क्यों? तो आपका आंसर होगा, जो ग्रेफाइट की संरचना होती है उस संरचना में एक कार्बन के 3 परमाणु तो है ना दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं। यानी इसकी अगर संरचना की बात करूं तो संरचना सी कैसी होगी, ऐसी होगी इसकी संरचना। आप ध्यान दें, 1 मिनट अच्छे से ध्यान दें। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, लेयर, बेंजीन टाइप की। तो क्या होगा, एक कार्बन अगर हम देखें, अगर हम एक कार्बन की या कोई से भी कार्बन की बात करें, तो ये कार्बन इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, तो कितने कार्बन से जुड़ा, 3 से। तो कार्बन की 4 संयुक्ता होती है, तो इसका मतलब इसका एक परमाणु क्या होगा, फ्री होगा, और जिससे कारण ये अच्छा सुचालक होगा। और बात रही है स्नेहक की, क्योंकि है ना एक के ऊपर एक लेयर है, तो लेयर होने के कारण ये है ना अच्छी तरह स्लाइड करती है, यानी फिसलती है, तो फिसलने के कारण एक अच्छा क्या होगा, स्नेहक होगा। इसकी एक सतह दूसरी सतह के ऊपर आसानी से फिसलती है, तो इसलिए क्या होगा, अच्छा स्नेहक होगा। और इससे कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है। आगे चलते हैं आणविक ठोस की ओर। आणविक ठोस, आणविक ठोस की सबसे पहली बात है कि इसके जितने भी यौगिक होंगे वे अणु से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने होंगे, अणु से, जिस तरह सल्फरेट या P4। देखो आप ध्यान दो चीज पर, इसमें सल्फर के 8 परमाणु होंगे, इसमें मतलब फास्फोरस के 4 परमाणु होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा अणु से मिलकर बने होंगे। I2, Cl2, ये सारे किससे मिलकर बने होंगे, अणु से मिलकर बने होंगे। ओके, समझ आया कि नहीं? एक बार और देख लेते हैं। तो मैंने बताया आपको, ये सारे किससे मिलकर, अणुओं से मिलकर बने होंगे। आगे चलते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। मैं इनके बारे में भी डिस्कस करता हूँ एक एक के, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। यानी ये जो आणविक ठोस हैं आपके 3 प्रकार के। आणविक ठोस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला आपका हुआ अध्रुवीय, कैसा होगा, अध्रुवीय। दूसरा आपका होगा ध्रुवीय। तीसरा आपका होगा H आबंध। इनके बारे में हमने 11वीं क्लास में पढ़ा। 11वीं क्लास में पढ़ने के बाद अब इन्हें हम रिपीट कर रहे हैं 12th क्लास में, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसलिए इस पर फोकस करें। तो आगे चलते हैं। देखो अध्रुवीय ठोस में होंगे जिनके अंदर ध्रुव ना बनते हो, ना तो वे प्लस के बनने के और ना ही माइनस के बनने के, यानी प्लस माइनस उनमें दिखाई देने का, तो प्लस प्लस के होंगे या फिर दोनों के दोनों माइनस माइनस के होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ H2, Cl2, I2, ये सब N2, ये सब क्या है आपके अध्रुवीय हैं। जबकि अगर मैं ध्रुवीय की बात करूं तो इनमें ध्रुव बनते हैं। ध्रुव कैसे बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्रुव की बात करूं तो HCl हुआ, यानी H प्लस का Cl माइनस का। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास HBr हुआ, 1 प्लस का 1 माइनस का। और SO2 हुआ, SO2। सल्फर हमारे पास है ना यहाँ पर प्लस का होगा, और ऑक्सीजन हमेशा कैसा होगा, माइनस का होगा। और NH3, यहाँ नाइट्रोजन प्लस की और हाइड्रोजन एक तरफ माइनस की शो करेगा। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं ध्रुव के हैं। अब बात आती है हाइड्रोजन आबंध की। तो हाइड्रोजन आबंध के बारे में आपने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। एक बार और मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध FON, फोन के साथ संपर्क में आता है। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। FON, फोन। वैसे भी फोन की बहुत शायद हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो इसलिए हमें ना फोन से बहुत जल्द से इसको याद भी कर सकते हैं। F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। अगर ये तीनों हाइड्रोजन के संपर्क में आते हैं तो जो भी आबंध बनता है उसको हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। FON यानी फोन, F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। और ये अगर ये हाइड्रोजन के साथ संपर्क में आते हैं और ये कोई यौगिक बनाते हैं तो उसके अंदर जो आबंध होता है उसको हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ओके, क्लियर? और इसके जितने भी यौगिक होंगे, कैसे कैसे यौगिक होंगे, H2 हुआ, NH3 हुआ, HF हुआ, ये सब जो यौगिक हैं ये आपके हाइड्रोजन आबंधित यौगिक हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस की सबसे अच्छी खास बात है कि आप इससे ही समझ सकते हैं, धात्विक ठोस धातु आबंध से बने होते हैं। इसको बहुत जल्दी बच्चे याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि धात्विक ठोस का मतलब धातु आबंध,
यानी इनके अंदर कौन सा बंध होगा, धातु का बंध। ओके, और दूसरी बात देखो, आप धातु के बारे में कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। धातु चमकदार होती हैं, धातु तन्यता होती है, धातु के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। ये है ना, धातु विद्युत के सुचालक होती है, धातु है ना बहुत ज़्यादा कठोर होती है, धातु का आकार अपरिवर्तनीय होता है। ओके, आगे चलते हैं। तो इनके बारे में, धातु के बारे में तो आपको ज़्यादा कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। फिर भी आप याद रखना, धातु विद्युत की सुचालक होती है। धातु की चालकता का जो क्रम है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करा कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आगे चलते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समदैशिक और विसमदैशिक गुण। देखो, समदैशिक गुण हमेशा अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में, और विसमदैशिक हमेशा क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ओके, देखते हैं अब कैसे क्या होता है समदैशिक गुण। समदैशिक गुण का मतलब होता है, अगर आप किसी अक्रिस्टलीय ठोस को लेते हैं, यानी मान लो अगर आपके पास ये कोई ठोस है और आपके इसके है ना पास के किन्हीं 2-3 बिंदुओं पर भौतिक गुण, जैसे कि तापमान हुआ, जैसे कि आप चालकता हुआ, जैसे कि हमारे पास है ना भौतिक गुण, आप इसके चेक करते हैं, तो अगर में एक जैसे पाए जाते हैं, मान लो उसका तापमान यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, यानी उनका मान जो है ना समान पाया जाता है, तो वो आपका क्या होगा, समदैशिक गुण। यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनकी है ना लघु प्राचीय व्यवस्था होती है, और याद रखना लघु प्राचीय व्यवस्था में हमेशा समदैशिक गुण पाए जाते हैं, जबकि दीर्घ प्राचीय व्यवस्था में क्या होगा, विषमदैशिक गुण। विषमदैशिक गुण में क्या होगा, अगर आपके पास कोई है ना क्रिस्टलीय ठोस है और आप उसके है ना अलग अलग बिंदुओं पर कोई भौतिक प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जैसे ताप, चालकता, उसका आकलन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो है ना अलग अलग पाएगी, विषम पाई जाएगी। विषम पाए जाने के कारण उसको हम क्या बोलेंगे, विषमदैशिक गुण पाए जाएंगे। ओके, एक बार रिपीट कर दे तो समदैशिक गुण की क्या परिभाषा होगी। समदैशिक गुण की परिभाषा क्या होगी, जब आप अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो वे अलग अलग बिंदुओं पर समान पाए जाते हैं, जिसके कारण इस गुण को हम क्या कहते हैं, समदैशिक गुण कहते हैं। जबकि अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग बिंदुओं पर भौतिक गुण जैसे ताप, चालकता, इनका मान भिन्न भिन्न पाया जाता है, जिसे हम विषमदैशिक गुण कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, अच्छे पॉइंट है, 12वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 12वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग आई हमारी त्रिविमीय जालक या क्रिस्टलीय जालक। देखो, जो हमारे पास क्रिस्टल होता है, अगर क्रिस्टल की ज्यामिति की दर्शाने के लिए हम जो भी आकाश में परमाणु व्यवस्था बनाएंगे, यानी मान लो हमारे पास कोई भी चीज है, उसकी जो रूपरेखा दर्शाने के लिए छोटी छोटी इकाई लेंगे, तो वो आपकी इकाई क्या होगी, त्रिविमीय जालक होगी। तो परिभाषा आप कैसे देंगे, क्रिस्टल की ज्यामिति दर्शाने के लिए आकाश में परमाणुओं, आयनों अथवा अणुओं की जो नियमित पुनरावृत्ति होती है, उस पुनरावृत्ति को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी बार बार इसी की पुनरावृत्ति होगी, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। याद रखना, अगर हम त्रिविमीय जालक की टोटल संरचनाएं बनाएं तो वे 14 होती हैं। कितनी होती हैं, 14। और उन 14 की हमें ना जो मतलब पूरी टोटल काउंटिंग है, इन 14 त्रिविमीय संभव जालक को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविज जालक बोलते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुल 14 त्रिविमीय जालक संभव होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियर जालक कहते हैं। यानी कितने संभव होते हैं, टोटल 14, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियर जालक कहते हैं। आगे चलते हैं, क्रिस्टल जालक के लक्षण। अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण देखो क्या होते हैं। एक क्रिस्टल जालक की खास बात ये होती है, हम इसको घनाभ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, घनाभ से, और घनाभ के कोणों पर परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार मैं बोल देता हूँ आपको, ये जो प्रत्येक बिंदु है ये एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो बिंदु है आपका, ये किसको प्रदर्शित करता है, परमाणु को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं, दूसरी बात, जालक में उपस्थित बिंदु एक अवयवी कण होता है। एक अवयवी कण, यानी अगर हम किसी भी परमाणु की या AgCl के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी Ag के कण तो यहाँ पर होंगे, Cl के कण इसके अंदर होंगे। तो हमें यही से है ना, एक परमाणु को या एक बिंदु को हम क्या मान के चलेंगे, एक परमाणु मान के चलेंगे। आगे चलते हैं, और अगर हम इसकी ज्यामितीय रेखा प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो रेखाएं अगर हम इनको जोड़ दें तो जो टोटल संरचना होगी, सो हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक की संरचना क्या होगी, टोटल संरचना हो। ओके, आगे चलते हैं। तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, एक बार रिपीट कर देता हूँ।
ये जो परमाणु होंगे ये है ना परमाणु को प्रदर्शित करेंगे। ये जो बिंदु मतलब है ये किसे प्रदर्शित करें, परमाणु को। प्रत्येक बिंदु एक अणु की संरचना होगी और अगर हम इन्हें है ना प्रदर्शित कर दें यानी क्या आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद आपकी क्या बनेगी, संरचना बनेगी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगली जो हेडिंग आपकी वो है एकक कोशिका। आप लोगों ने कोशिका यानी कोशिका के बारे में पढ़ा है। कोशिका हमारे पास क्या होती है, किसी भी बड़ी से बड़ी संरचना की छोटी छोटी इकाई जो होती है वो आपकी एकक कोशिका होती है। तो यहाँ भी वही बात होगी, यानी त्रिविम में किसी भी क्रिस्टल की वह न्यूनतम इकाई जिसे बार बार दोहराने पर आपका क्या बनता हो, क्रिस्टल चालक बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एकक कोशिका बोलते हैं। या फिर आप जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं, जैसे हमारे पास एक मकान है या फिर घर है, तो घर बनाने के लिए सबसे छोटी जो इकाई होगी वो क्या होगी, ईंट। ईंटें जो होंगी आपकी वो क्या होंगी, एकक कोशिका होंगी। ओके, अब आगे चलते हैं एकक कोशिका के प्राचल। तो प्राचल देखते हैं क्या होते हैं। किसी भी एकक कोशिका को प्राचल हमारे पास है ना दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो उसके जोड़ने वाली रेखाएं जिनको हम भुजाएं कह सकते हैं, एक तो हमारे पास क्या होंगे रेखाएं, दूसरे हमारे पास क्या होंगे कोण। ये जो है ना हमारे पास अल्फा बीटा गामा, तो एक तो हमारे पास कोण होंगे, एक हमारे पास क्या होंगे रेखाएं। इनको हम ए बी सी से प्रदर्शित कर देते हैं, ए बी सी। तो भुजाएं होंगे तो एक हमारे पास क्या होंगे, इसके एंगल्स होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राचल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्राचल। अब बात चलती है उसके बाद एकक कोशिका के प्रकार। तो ये एकक कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक तो आधार एकक कोशिका, इसको हम आध एकक कोशिका भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आध एकक कोशिका। दूसरी होती है केंद्रित एकक कोशिका। तो मैं एक एक के बारे में लेके चलता हूं। जो आधार एकक कोशिका होती है वो ऐसी एकक कोशिका होती है जिसके अंदर उपस्थित परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। यानी एक ऐसी एकक कोशिका जिसके परमाणु सिर्फ कहां पर उपस्थित हो, सिर्फ कोनों पर। और केंद्रित में क्या होता है, कोणों पर उपस्थित होने के साथ साथ इनके किसी न किसी एक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अब मैं केंद्रित के बारे में एक एक लेकर चलता हूं। जो केंद्रित एकक कोशिका होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो फलक केंद्रित यानी फलक पर होंगे, एक अंत्य केंद्रित यानी अंदर होंगे, एक हमारे पास अंत्य केंद्रित होंगे। अब फलक केंद्रित की बात चलते हैं लेकर। मान लो हमारे पास ये एकक कोशिका है, मैंने भी कहा अभी आपको कि सारे के सारे कोणों पर तो उपस्थित होंगे ही, पर किसी न किसी केंद्र पर भी होंगे। देखो इसका फलक का केंद्र यो रहा, इस पर भी हुआ, इसका फलक केंद्र यो ऐसे भी हुआ, इसका फलक का केंद्र यो, इसका यो, इसका यो। इसे आप समझने के लिए कमरा डिजाइन करें। जो हमारे पास कमरे की छत में, दीवारों में और नीचे यानी फ्लोर में, तो हमारे पास इन सब में जो होगा ना वो हमारे पास परमाणु वो फलक केंद्रित को प्रदर्शित करेगा। अंत्य केंद्रित में क्या होगा, इसमें एक केंद्र पर होगा। एक कहां पर होगा, केंद्र, यानी कोणों पर तो होगा ही होगा, बस एक परमाणु केंद्र पर होगा। अंत्य में क्या स्थिति होगी, इसमें ऐसी स्थिति होगी जो हमारे पास है ना कोणों पर तो उपस्थित परमाणु होगा ही होगा, पर किन्हीं दो अंत्य का मतलब कोई दो अंत साइड पर भी परमाणु उपस्थित होगा। ओके, आगे चलते हैं। एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, इसको बाद में अगली वीडियो में समझाऊंगा मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज। ओके।